हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रतिशत परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने इसके 3 पार्ट के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज ये हमारा चौथा पार्ट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति का 20% अपने पुत्र को, उसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसका 20% अपने पुत्र को, शेष संपत्ति का 25% अपनी पत्नी को तथा पुनः शेष बची हुई संपत्ति का 75% अपनी पुत्री को दे देता है। तो अंत में उसके पास 3 लाख रुपए शेष बचते हैं। उसके पास अंत में कितने रुपए शेष बचते हैं? 3 लाख रुपए उसके पास शेष बचते हैं। तो आपको ज्ञात करना है कि उसके पास जो है संपत्ति कुल कितने रुपए की उसकी प्रॉपर्टी थी। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। माना एक व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति थी, मान लो x रुपए उसके पास संपत्ति थी टोटल। ठीक है, 20% अपने बेटे को दे दिया और जो संपत्ति बची देने के बाद उसका 25% अपनी पत्नी को दे दिया और जो शेष बची पत्नी को देने के बाद तो उसका 75% अपनी बेटी को दे दिया उसने। तो उसके पास इतना सब कुछ देने के बाद भी 3 लाख रुपए बच रहे हैं। ठीक है, तो उसकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका अगर हम लोग फार्मूला लिखते हैं तो इससे आप डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, हमें कोई मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल संपत्ति बराबर शेष बची हुई संपत्ति। तो शेष कितनी संपत्ति बची हुई है? 3 लाख रुपए जो बचा हुआ है। तो शेष बची हुई संपत्ति यहाँ पे लिखना है और गुणे 100 माइनस यक्स, मतलब जो पहली प्रॉपर्टी उसने 20% अपने पुत्र को दिया है तो 100 माइनस यक्स, ये यक्स की वैल्यू है। ठीक है, और जो पत्नी को दिया है तो ये वाई की वैल्यू है, तो 100 माइनस 25 कर देंगे। इसी तरह 100 माइनस जेड, ये जो है अपनी पुत्री को कितना दिया है उसने? 75% प्रॉपर्टी दिया है, तो जेड की वैल्यू 75%। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करते हैं इसका आंसर। तो 3 लाख शेष बची हुई संपत्ति है उसकी, तो 3 लाख यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। फिर उसके बाद 100 माइनस यक्स की वैल्यू हमने कितना बताया अभी? 20% उसने अपने पुत्र को दिया, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 25% उसने अपनी पत्नी को दिया और शेष बची हुई संपत्ति का 75% जो है उसने अपनी बेटी को दे दिया। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि उसके पास कुल कितनी प्रॉपर्टी थी। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 लाख गुणे 100/80 गुणे 100/75 गुणे 100/25। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा कैंसिल करने के बाद? 20 चौके 80, 20 पंचे 100 और 25 चौके 100, 25 या 75, 25 चौके 100। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर इसके बाद 5 0 और 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 5 दूना 10। ठीक है, तो अब कितना आ गया हमारे पास? अब टोटल हो गया हमारे पास कितना बचा हुआ है? यहाँ पे शेष बचा हुआ है 20,000 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 20 लाख रुपीज़ जो है शेष उसके टोटल प्रॉपर्टी उसके पास कितनी थी? 20 लाख रुपए उसके पास टोटल प्रॉपर्टी थी। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, ये जो फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है इसी फार्मूले में आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, शेष बची हुई प्रॉपर्टी जितनी है और 100 जितनी प्रॉपर्टी उसने अपने बेटे को दान किया, अपनी पुत्री को और अपनी पत्नी को, तो 100 से घटा देना है और उसको डिवाइड कर देना है। इससे आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन, किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक, ठीक है, किसी परीक्षा में ए को जो है बी से 10% कम अंक मिलते हैं, बी को सी से 20% कम अंक मिलते हैं, 20% अधिक अंक मिलते हैं।
तथा सी को जो है डी से 25% कम अंक मिलते हैं, तो यदि ए को 500 में से 324 अंक प्राप्त हुए हों तो ज्ञात करना है कि डी को जो है पेपर में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट ट्रिक से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ए का अंक, ए को टोटल कितने अंक मिले, 500 में से 324 अंक मिले हैं। ठीक है ना, तो ए का अंक और किसका अंक निकालना है, हमें डी का अंक निकालना है। तो ए का अंक बटे डी का अंक अगर हम लोग फार्मूला लिख देते हैं बराबर, तो ए को बी से कितने प्रतिशत अंक कम मिले हैं, 10% अंक कम मिले हैं, तो 100 माइनस एक्स अपान 100 अर्थात 100 माइनस 10 अपान 100 इंटू बी को सी से कितने प्रतिशत अंक अधिक मिले हैं, 20% अंक अधिक मिले हैं, तो 100 प्लस 20 अपान 100। ठीक है, इंटू सी को डी से कितने प्रतिशत अंक कम मिले हैं, 25% अंक कम मिले हैं। जब यहाँ पे कम मिले हैं तो इसको माइनस कर देना, अगर अधिक मिले होते हैं यहाँ पे तो इसको प्लस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 25% कम मिले हैं तो 100 माइनस 25 अपान 100। और डी की वैल्यू कितनी है, डी को टोटल कितने अंक मिले हैं, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। और ए की वैल्यू 324 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ए को कितने अंक मिले हैं, 324 अंक मिले। ठीक है, और 100 माइनस कितने का अंक कम मिले हैं, पहले को यक्स की वैल्यू कितनी है, 10% अंक कम मिले डिवाइडेड बाई 100 इंटू दूसरे को कितने प्रतिशत अंक ज़्यादा मिले हैं, 20% अंक ज़्यादा मिले हैं तो प्लस 20 कर दिया। और तीसरे को कितने अंक कम मिले हैं, तो 25% अंक कम मिले हैं तो माइनस 25 कर दिया। ठीक है, और डी का अंक हमको फाइंड आउट करना है तो इसको एज इट इज लिख दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखते हैं 324 बराबर 100 में अगर 10 जाएगा तो 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 120 अपान 100 इंटू 75 अपान 100 इंटू डी का जितना अंक मिला है। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 25 या 75, 25 चौके 100, 0 से 0 कट गया, और फिर किससे कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 0 से 0 यहाँ पे भी काट देते हैं। फिर उसके बाद अब आप लोग जो भी कट करने के बाद रिजल्ट फाइनल आएगा आप लोग लिख दीजिएगा। तो डी का रिजल्ट हम लोग बता देते हैं आपको, कैंसिल आउट करने के बाद आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो डी का जो फाइनल आंसर आएगा उसके प्रतिशत में अंक निकालना है। तो डी को जो है टोटल 400 अंक मिले, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमें डी का जो रिजल्ट मिला वह डी को टोटल 400 अंक मिले। ठीक है, तो पेपर कितने का था, टोटल पेपर आपको बताया गया था कि ए को जो है 500 अंकों में से 324 अंक मिले थे। ठीक है, तो इसी तरह डी को भी 500 में से 400 अंक मिले हैं, लेकिन यहाँ पे आप पेपर में पूछा गया है कि डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, अर्थात इसको परसेंटेज में निकालना है आपको। ठीक है, तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, जैसे आप लोग अपना रिजल्ट निकालते हो तो आपको टोटल कितने अंक मिले, मान लो डी को कितने अंक मिले, 400 अंक मिले, पेपर कितने का था, 500 का था पूर्णांक, और एक सब्जेक्ट कितने था, 100 नंबर का था एक सब्जेक्ट, और इनटू परसेंटेज लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कट करते हैं इसको, तो 5 दूने 10 और 0 आ गया, तो बराबर 80% नंबर जो है डी को प्राप्त हुए। 500 में से अगर कोई भी विद्यार्थी 400 नंबर प्राप्त करता है तो वह 500 का 80% होता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का 45% प्लस 90 का 30% इक्वल टू 210 का 30%। यदि इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो इसको आप लोग यक्स मान के चलिए। ठीक है ना, तो यक्स का 45% प्लस 90 का 30% इक्वल टू 210 का 30%। अगर इस तरह का क्वेश्चन है
तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। यक्स का 45% तो 45 अपॉन 100 प्लस 90 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 30 अपॉन 100 इक्वल टू 210 का 30% तो 30 अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और इसके डिवाइड में 100 है, यहाँ पे भी इसके डिवाइड में 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका एलसीएम 100 लिया जा सकता है, बिल्कुल आराम से लिया जा सकता है। तो 100 एलसीएम आ गया, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 45x प्लस 30 से 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27 और 2 0। ठीक है, बराबर। और इसी तरह यहाँ पे भी 210 गुणे 30 बटे 100, तो 100 से 100 यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद हम लोग ऊपर जो बचा हुआ है अंश में उसको लिख देते हैं, तो 45x प्लस 2700 बराबर 210 गुणे 30। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो यक्स वाला टर्म एक तरफ रखते हैं और 210 को 30 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6 और 2 जीरो यहाँ पे हो जाएंगे और 2700 इसमें हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस करने के बाद इसका रिजल्ट, माइनस कर देते हैं अगर, तो 13 में 7 जाएगा तो 6 और 5 में 3 जाएगा तो 5 में 2 जाएगा तो 3। तो और यक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो जो इसके मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 3600 डिवाइडेड बाई 45 हो गया। ठीक है, तो अब इसका फाइनल आंसर अगर निकालते हैं तो 9 गुना 45, 9 चौके 36, 0 0, 5 से 5 अठे 40, अर्थात यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 जो है यक्स की वैल्यू आ जाएगी और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इसको सॉल्व कैसे करना है। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, लिखा हुआ है 70 का 44/5 भाग 112 का 5/7 भाग से कितना प्रतिशत कम है, अर्थात 70 का 4/5 भाग जो है 112 के 5/7 भाग से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत में वैल्यू को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले 70 का 4/5 पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो 14 चौके कितना होता है 56। यहाँ पे कितना पार्ट है इसका, 56% है। ठीक है, और इसी तरह अब 112 का 5/7 भाग, 112 का 5/7 अब इसमें भी निकाल लेते हैं। 112 का 5/7 कितना हो जाएगा, 7 से इसको काट करके देखते हैं तो 7 एकम 7 और 7 छंग 42, तो 16 पंचे 80। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट जो है कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग कितने प्रतिशत कम है तो माइनस करके देख लेते हैं, तो 80 माइनस 56। ठीक है, तो 56 4 60 और 60 20 80, अर्थात कितना आ जाएगा 24% जो है इससे कम है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी हमने 2 बहुत ही सरल क्वेश्चन सॉल्व किए, इसको और भी एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है यक्स का 10% और वाई का 20% हो तो यक्स अपान वाई, अर्थात यक्स वाई को अनुपात में आपकी इसकी रेशियो में इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना, और इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है यक्स का 10%। ठीक है, तो यक्स मल्टीप्लाई 10/100 और वाई का 20%, तो वाई इंटू क्या हो जाएगा, वाई इंटू 20/100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात यक्स अपान वाई के रेशियो में पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर हमने इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/1। ठीक है, तो यक्स रेशियो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2/1, यही इसका करेक्ट
आंसर हो जाएगा। और इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपसे नहीं बनता तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए टफ है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, अर्थात पास हो गए। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का बता रहा है, अंग्रेजी और गणित का, मैथ और इंग्लिश का बता रहा है। और यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हों तो 10% विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 30 हो। यदि दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल 30 दी हुई है। तो आपको ज्ञात करना है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, मतलब उस परीक्षा को देने वाले टोटल कितने विद्यार्थी थे, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उत्तीर्ण होने वाले टोटल विद्यार्थी x% मान लेते हैं। ठीक है ना, कि माना दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर x%, अर्थात x% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है आपको कि 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं और 65% विद्यार्थी जो हैं गणित में पास हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। देखिए इसमें आपको बता रहा है कि 75% विद्यार्थी जो हैं इंग्लिश में पास हुए हैं और 65% विद्यार्थी जो हैं वह आपके मैथ में पास हुए हैं। 65% विद्यार्थी मैथ सेक्शन में पास हुए हैं। ठीक है, और x% विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो ये बीच वाला सेक्शन जो है ना आपका, ये दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी हैं जो x% नंबर हासिल किए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे x% मान लेंगे। अब तो कुछ परसेंट, जैसे यहाँ पे टोटल x% ये कॉमन विद्यार्थी जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो इंग्लिश में कितने % विद्यार्थी पास हुए हैं, तो 75 माइनस x%। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे निकाल लेते हैं तो 65 माइनस x% विद्यार्थी जो हैं शेष बचे हुए हैं जो इंग्लिश और मैथ में अलग अलग पास हुए हैं। ठीक है, अब केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना आ गया। अगर केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की बात करें, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 75 माइनस x% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। ठीक है, अब इसी तरह बात करें अगर, तो मैथ में, केवल मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो अभी आपने कितना रिजल्ट निकाला यहाँ पे, 65 माइनस x% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए हैं। ठीक है, और कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो टोटल विद्यार्थियों का प्रतिशत जो है वह 100% मान के चला जाता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत, कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर 100%। ठीक है, कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत आपने 100% निकाल लिया। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी विद्यालय में जो है एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों को 100% मान के चला जाता है कि इतने % विद्यार्थी तो पास जरूर होंगे, पूरे विद्यार्थियों को पास होना चाहिए किसी भी पेपर में। ठीक है, तो केवल अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी, केवल गणित, केवल गणित प्लस दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी
प्लस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, क्योंकि आपके पेपर में लिखा हुआ है कि यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषय में पास होने, सभी विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी तथा दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी बराबर 100% के बराबर हैं। कुछ परसेंट पास हुए और कुछ परसेंट फेल हो गए। ठीक है, तो इनका हम लोग टोटल 100% से एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो 75 माइनस एक्स प्लस 65 माइनस एक्स प्लस 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, तो पास कितने हुए थे? तो x प्लस 10% विद्यार्थी ऐसे तो दोनों विषयों में पास हुए। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको किसके बराबर कर देते हैं? इसको 100 के बराबर कर देते हैं। तो 100% के बराबर तो ये पहले से ही है। ठीक है, तो इसको 100% के बराबर हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 75, 65 और 10 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 150 माइनस एक्स इक्वल टू 100 के बराबर हो गया। तो यक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? इसको इधर पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो यक्स की वैल्यू 50 आ जाएगी। अर्थात 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो यक्स कौन सा परसेंटेज है? दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों के परसेंटेज को दिखा रहा है। तो यक्स बराबर 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? पेपर में आपसे पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको पेपर में लिखा हुआ है। देखिए लिखा है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 30 है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 50% गुणे कुल विद्यार्थी। ठीक है, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 30% विद्यार्थी ऐसे हैं। यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 30 है। तो यहाँ पे हमने 30 रख दिया। बराबर 50% यहाँ पे ऐसे हैं जो आपने अभी निकाला कि दोनों विषयों में कॉमन है, इंग्लिश और अंग्रेजी दोनों में पास हुए हैं। तो 50/100, क्योंकि ये परसेंटेज है तो 50/100 कर दिया इंटू कुल स्टूडेंट। ठीक है, या फिर कुल विद्यार्थी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी तरह 5 से इसको कट करते हैं तो 5 दूनी 10, 20 आ गया। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 20 × 60। अर्थात टोटल पेपर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? टोटल स्टूडेंट या कुल विद्यार्थी बराबर 60 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने आपके पेपर को दिया था, एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और इसी के साथ एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर में आपको बार बार पूछा जाता है। तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है कि किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। मतलब आपके गांव में मान लो वोटिंग हुई आपके शहर में, तो 10% मतदाता ऐसे थे, वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं, अर्थात वोट डालने नहीं गए। तो 100% में से अगर 10% अनुपस्थित हैं तो टोटल संख्या कितनी है? 90% वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट दिए हैं, अपने मतदान किए हैं। ठीक है, तो 10% मतदाता मतों का अपने प्रयोग नहीं किया है। तो कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है? 90% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशियों की कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ है। अर्थात जो भी प्रत्याशी विजेता हुआ है उसको टोटल कुल मतों का, अर्थात टोटल वोटर्स जितने थे उसका 60% वोट प्राप्त हुआ है। तो आगे बोल रहा है कि यदि 60,000 मतों से विजयी घोषित होता है, यदि
जीतने वाले को जो है 60,000 मत जो है हारने वाले प्रत्याशी से ज़्यादा मिलते हैं। अर्थात यहाँ पे जीतने वाले प्रत्याशी और हारने वाले प्रत्याशी दोनों का अंतर लिखा हुआ है, तभी तो आप बता पाओगे ना इतने मतों से ये विजयी हुआ है। तो 60,000 मतों से ये ज़्यादा वोट इसको मिले हैं, तो हारने वाले विद्यार्थी को, जो प्रत्याशी है, उसको कितने परसेंट मत मिले हैं। जैसे टोटल वोटिंग कितनी हुई 90% की, जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को 30% मिले। ठीक है ना, 90 को एवरेज लेकर चलते हैं, एक टारगेट 90 है, तो 90 में 60% जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को 30% नंबर मिले। ठीक है, तो दोनों में से 60 - 30, दोनों का डिफरेंस कितना है, 60,000 लिखा हुआ, अर्थात 60,000 मतों से विजय घोषित किया गया। तो ज्ञात कीजिए कि कुल मतों की संख्या कितनी है। तो टोटल कितने मत पड़े या कितनी वोटिंग हुई, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कि कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लो आप टोटल मतों की संख्या कितनी मान के चलो, कि यक्स मान के चलो कि कुल मतों की संख्या कितनी है। इसका सलूशन अगर हम लोग करते हैं तो लेके चलते हैं कि कुल मतों की संख्या बराबर यक्स है। टोटल कितने मत हैं, टोटल वोटर्स कितने हैं, यक्स वोटर्स हैं। ठीक है, अब 10% ने अपना वोट का यूज नहीं किया है, 10% मत नहीं डाले हैं। ठीक है ना, इन्होंने अपनी वोटिंग नहीं की है, तो 10% ने अपना मत नहीं डाला है। ठीक है, तो प्रयोग में हुए मतों की संख्या कितनी है, प्रयोग में हुए वोटर्स की संख्या बराबर, तो सीधे सीधे अगर इसको हम लोग घटा देते हैं तो टोटल वोटर्स कितने हैं, यक्स हैं, और यक्स में से इस 10 को घटा देते हैं। ठीक है ना, तो यक्स परसेंटेज माइनस 10 यक्स। ठीक है ना, परसेंटेज, तो इसको घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 यक्स अपान 10। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 90% वोटरों ने टोटल वोटिंग की है। ठीक है, अब यहाँ पे जीते हुए प्रत्याशियों की संख्या कितनी है, जीते हुए प्रत्याशी, ये आपको हम बेसिक मेथड से बता रहे हैं। ठीक है ना, जीते हुए प्रत्याशियों के मत बराबर कितने मत प्राप्त हुए हैं, टोटल मत का 60% उसने प्राप्त किया है। तो 60% प्राप्त किया है, तो 60/100 गुणे यक्स, तो 0 से 0 कट गया, तो 6x/9 10, ये जो है जीते हुए प्रत्याशी के मत हमने निकाल लिया। अब इसी तरह हारे हुए प्रत्याशी के मत निकालना, तो हमने अभी आपको समझाया था कि प्रयोग में हुए वोटर्स की संख्या कितनी है, 9x/10 है, अर्थात 90% वोट टोटल पड़े हैं। तो 60% जीतने वाले को मिले, तो 30% वोट जो है वह हारने वाले को मिलेंगे। तो 90 - 60 कर देंगे, तो अर्थात 9x - 6x कर देंगे, तो 3x/10 आ जाएगा। तो हारे हुए प्रत्याशी के मत बराबर 9x/10 - 6x/10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x/10। ये जो है टोटल हारे हुए प्रत्याशी को जो है इतने वोट मिले हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जीते हुए प्रत्याशी और हारे हुए प्रत्याशी के बीच में जो अंतर है वह 60,000 का है, अर्थात जीतने वाला प्रत्याशी जो है 60,000 वोटों से जीत गया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर, तो जीते हुए प्रत्याशी को 60x मिले और हारने वाले प्रत्याशी को 30x मिले। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं, तो अंतर बराबर 6x/10 माइनस 3x/10 बराबर कितने के बराबर है, ये 60,000 के बराबर है। तो 6 में से 3 घट जाएगा, 3x/10 बराबर 60,000 के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, अगर 60,000 के बराबर हो गया तो इसको अगर कैंसिल कर देते हैं तो 3 दूनी 6, 1 2 3 4 0। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 5 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, अर्थात टोटल कितने वोट पड़े थे, 20 लाख वोटिंग हुई थी, जिसमें से जीतने वाले प्रत्याशी को जो है
वह 60,000 वोटों से जीत गया और उसको जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का केवल 60% प्राप्त हुआ। तो आप जीतने वाले प्रत्याशी के वोटों की संख्या भी निकाल सकते हो। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले और हारने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, 20 लाख जो लिखा हुआ है पे 20 लाख लिखा हुआ है, इसमें से 60 का मतलब गुणा कर देना है। तो 60% का इसमें आप गुणा कर दीजिएगा। तो 20 लाख में से 60% का अगर गुणा करते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 20 लाख गुणे 60/100, परसेंटेज का मतलब बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, अर्थात 12 लाख वोटिंग जो है वह जीतने वाले प्रत्याशी को मिली और हारने वाले प्रत्याशी को 3 दूनी 6 लाख वोटिंग मिली। तो जीतने वाला प्रत्याशी जो है वह 60,000 मतों के अंतर से जीत गया। तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी कितना है टोटल यहाँ पे 2 लाख, सॉरी यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, हमने 20 लाख पढ़ लिया था, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख टोटल वोटिंग हुई, जिसमें जीतने वाले प्रत्याशी को 1,20,000 मिले और हारने वाले प्रत्याशी को 60,000 वोटिंग हुई और जीतने वाला प्रत्याशी जो है 60,000 वोटों से जीत गया। इस तरह करके इस क्वेश्चन का आंसर हमने आसानी से निकाल दिया। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।